कल हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय पढ़ रहे थे। तो उच्चतम न्यायालय का गठन कैसे होता है, कार्य कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। आज ये पढ़ना है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता क्या है, कौन कौन से कार्य करता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और शक्तियाँ क्या क्या हैं, यही हम लोगों को पढ़ना है। या सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा कहाँ तक देखा जा सकता है, क्या भारत का मुकदमा देखा जा सकता है या भारत के बाहर का मुकदमा भी देखा जा सकता है, भारत पाकिस्तान का मुकदमा देखा जा सकता है, या पाकिस्तान में कोई बात हो रही है तो उसका मुकदमा देख सकता है, या कहीं और से है तो उसका मुकदमा देख सकता है, तो नहीं। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसी के बीच के मुकदमे देख सकता है। लेकिन हाँ, अगर दो व्यक्ति दोनों भारतीय हैं लेकिन बाहर किसी देश में रहे, वहाँ किसी बात को लेकर हो रहा है, तो वहाँ पे मुकदमे हो सकते हैं। इसके विशेषाधिकार या क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के शक्तियाँ और विशेषाधिकार, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का विशेष शक्तियाँ हैं, इसको 4-5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4-5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं हम देखें अगर इसको, तो व्यवहारिक रूप से हम ऐसे बनाते हैं। सात पार्ट में इसकी शक्तियों को हम विभाजित करते हैं। पहली है मूल। अब आप कभी ये पढ़े होंगे बेंजीन रिंग, तो शुरुआत हमेशा यहाँ से होती है, अगर ढंग से पढ़े होंगे तो शुरुआत यहाँ से होती है। ये प्रथम माना जाता है, ये प्रथम नहीं माना जाता। तो यही शुरू करते हैं। पहली मूल या प्रारंभिक अधिकारिता, मूल या आरंभिक अधिकारिता। जब कभी मेंस वंस कहीं लिखने को आएगा, ऐसे बना दिए एक पेज खा जाएगा, ये आपका काम कर जाएगा कि एक पेज लिखे हैं। तो ऐसे होता है जैसे बीए में या कहीं और। तो मूल और प्रारंभिक अधिकारिता पहला हुए। दूसरी है रिट अधिकारिता, ठीक, 2 हो गई। तीसरा है अपीलीय अधिकारिता, तीन हो गई। 7 अधिकारिताएं हैं इसकी। चौथी है सलाहकारी अधिकारिता, पांचवी है आपकी अभिलेखीय अधिकारिता, ठीक। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, शक्ति या अधिकारिता एक ही बात है, हाँ। और इस पे कर दीजिए अन्य। ये 7 प्रकार की अधिकारिताएं हैं किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। एक एक को पढ़ते हैं और हम समझते चलते हैं। आप जानते हैं मूल या आरंभिक का मतलब होता है कि ऐसे मुकदमे जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दायर हो सकते हैं और कहीं नहीं दायर हो सकते, उनको कहा जाता है मूल या आरंभिक अधिकारिता। मामला समझ में आ रहा है? ऐसे मुकदमे भारत के जो केवल कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में ही दायर होंगे, हाई कोर्ट या अन्य किसी भी न्यायालय में दायर नहीं हो सकते, उनको क्या कहोगे, मूल अधिकारिता। ये कैसे हो सकते हैं? इनके 3 प्रकार होते हैं। इन मुकदमों के 3 प्रकार होते हैं। हम तीनों को डिवाइड करते हैं छोटा छोटा, आप लोग देखिएगा होता क्या है। मान लीजिए एक तरफ भारत सरकार है, ठीक, इसके विपक्ष में राज्य सरकार है,
सरकार या सरकारें, इसका मतलब समझ रहे हैं, एक तरफ भारत संघ हो जाएगा, दूसरी तरफ एक राज्य या एक से अधिक राज्य के बीच जब कोई बात को लेकर विवाद होता है तो इसका मुकदमा कहाँ होगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट में होता है। सीधे कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट। पहला मामला समझ में आया? ठीक, समझ में आया? दूसरा देखिए, भारत सरकार धन राज्य सरकार या सरकारें बनाम राज्य सरकार या सरकारें। ये सरकारें क्यों लिख रहे हैं पता है? जब एक से अधिक हो जाएगा तो उसको सरकारें बोलेंगे। अब यहाँ जैसे एक तरफ एक पक्ष कौन सा है? भारत सरकार का है, उसके साथ कुछ राज्य भी हैं, ठीक, और दूसरी साइड कुछ राज्य इकट्ठा हो गए हैं, तो एक राज्य है तब और कई राज्य हो गए, सरकारें हो जाएगा। तो एक तरफ भारत सरकार या कुछ राज्य दोनों मिलके और दूसरी तरफ कई राज्य मिलके अगर मुकदमा किसी बात को लेकर हो रहा है तो ये होगा। ये कहाँ होगा? ठीक है, दो कंडीशन समझ में आई। अब राज्य बनाम राज्य, ठीक, अगर एक तरफ एक राज्य है एक तरफ दूसरा राज्य है तब, या एक तरफ दो तीन राज्य हैं दूसरी तरफ दो तीन राज्य हैं तब, इनके मुकदमे सीधे कहाँ होंगे? सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट की कौन सी अधिकारिता है? मूल या आरंभिक अधिकारिता। इसको क्या कहोगे? मूल या आरंभिक अधिकारिता। समझ में आ रहा है मामला? लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट है यहाँ कि भारत सरकार और संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश में मुकदमा नहीं हो सकता। भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मुकदमा नहीं हो सकता, ना वो मूल और आरंभिक में आएंगे। क्यों? तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो भारत सरकार के ही नियंत्रण में होते हैं, तो जब उसके नियंत्रण में मुकदमा कैसे होगा? समझ में आए? तो कभी यहाँ केंद्र शासित शब्द आएगा तो वो पॉइंट नहीं होगा, मूल अधिकारिता के भीतर नहीं आएगा। तो पहला समझ में आया, मूल अधिकारिता किसको कहते हैं या मूल या आरंभिक अधिकारिता किसको कहते हैं? ऐसे विवाद या ऐसे मुकदमे जिनकी कार्रवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है और कहीं हो ही नहीं सकती, उनको क्या कहोगे? मूल या आरंभिक अधिकारिता। ठीक, ये मामला समझ में आया? ठीक है, विवाद इसको वाद कहते हैं, बनाम को क्या कहते हैं? वाद, या वाद माने मुकदमा होता है। ऐसे मुकदमे जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किए जा सकते हैं उनको क्या कहोगे? मूल। हाँ, तो ये कहाँ है? ये है अनुच्छेद 131 में। ठीक है, अगर अनुच्छेद वाइज चलना हो तो 129 तक 28 तक बताए हैं ना, तो कहिए अनुच्छेद वाइज कर दें, नहीं इसको पढ़ लीजिए तो फिर अनुच्छेद लास्ट में सेट कर देंगे। ये मामला समझ में आया? तो मूल या आरंभिक इसके आगे जोड़ लीजिएगा। ऐसे सभी वाद जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किए जा सकते हैं उनको क्या कहोगे? मूल। ऐसे सभी वाद माने मुकदमा जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जा सकते हैं। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, ये पहला मूल अधिकारिता समझ में। अब इसमें कौन कौन नहीं शामिल हुआ इसकी बहुत ज़रूरत है नहीं, लेकिन जान लीजिए एक बार। जैसे अंतर्राज्यीय जल विवाद हो रहा है तो वो मुकदमा का मामला नहीं है, उसका मुकदमा नहीं हो सकता, मूल अधिकारिता में नहीं आएगा, उसके लिए ट्रिब्यूनल गठित होते हैं। ठीक है, जैसे नदियों का पानी का विवाद है वो इसमें नहीं आएगा। ठीक, वित्त आयोग का कोई मामला है तो वो केंद्र का मामला है, वो इसमें उसके मुद्दे इसमें नहीं आएंगे। केंद्र राज्य के संबंध के बीच कोई खर्चा पेंशन वेंशन का पैसे का मामला है तो भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, केंद्र सरकार के खिलाफ कोई राज्य कह रहा है कि हमारा नुकसान हुआ भरपाई करिए तो भी वो मुद्दा इसमें नहीं आएगा। ठीक, और ऐसे सभी मुद्दे जिसकी संधि पहले हो चुकी है, संधि समझौता और संविदा सनद या अन्य कोई भी बात पहले निर्धारित हो चुकी है, वो मुकदमे इसमें दायर नहीं होंगे। तो पहला समझ में आया?
पहली अधिकारिता। दूसरी पे आते हैं, ठीक है। क्या नहीं शामिल होगा बताइएगा तो लिख दें, नहीं तो फिर उसको छोड़ दें। कुल मिला के वही है, वित्त मंत्रालय से संबंधित कोई मुद्दा होगा तब वो इसमें नहीं आएगा। कोई पेंशन और वाणिज्यिक मुद्दा होगा राज्यों का तब नहीं आएगा। राज्य अगर उनसे वो मांगता है कि हमारा नुकसान हुआ भरपाई करिए तब नहीं आएगा, ठीक है। नदी जल विवाद है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं रिट अधिकारिता पे। अनुच्छेद नंबर 32, हम सबके सामने अनुच्छेद लिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। ये अनुच्छेद 32 है, ये अनुच्छेद 131 है, नहीं 131 पता नहीं क्या है, समझो वो अनुच्छेद नंबर लिखते हैं, ठीक। आपको बताए हैं ये मूल में क्यों नहीं आ रही है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि रिट जो होती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों दायर करते हैं, दोनों जारी करते हैं, ठीक। ये इसकी स्पेशल अधिकारिता नहीं है। अगर ये केवल सुप्रीम कोर्ट में दायर होती तो ये भी मूल में आ जाती, ये समानांतर में आ जाएगी कि हाई कोर्ट भी दायर जारी करेगा और सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 32 के तहत कितनी रिट हैं? 5 रिट हैं। 5। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसी रिट पे हमने कल बताया था कि एक जज थे, है ना, हाँ, उनको हटा दिया गया था, उनको वरिष्ठता के आधार मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया ना। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश उत्प्रेषण प्रतिषेध अधिकार परीक्षा, ये 5 रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो तो, ठीक। 5 का मतलब है अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति बंदी बना ले तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है किस अधिकार से आपने इसको बंदी किया है। अगर अधिकार भी है तो आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करिए, ठीक है। और अगर आधार नहीं है तो इसको रिहा करिए, पहला। दूसरा है कि कोई व्यक्ति किसी पद पर कार्यरत है, वो अपना कार्य नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट जारी करता है कि आप अपने कार्यों का निर्वहन ठीक ढंग से करें, उसको क्या कहते हैं? परमादेश। उत्प्रेषण, ठीक है। उत्प्रेषण का मतलब हुआ कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में कोई मुकदमा चल रहा है, ठीक है, चल रहा है और वो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है, उसको क्या कहेंगे? उत्प्रेषण। ये उच्च या उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है, ठीक है, और वो उसके अधिकार क्षेत्र का बाहर का है तो वो रेट जारी होती है कि आप अपने यहाँ मुकदमे की सुनवाई रोक दीजिए, वो हो गया प्रतिषेध। अधिकार परीक्षा, कोई भी व्यक्ति जो किसी पद के लिए योग्य नहीं है या नियुक्त नहीं है उस पद पर बैठकर कार्य कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है किस अधिकार से आप ये कार्य कर रहे हैं। ये 5 रिटें हैं, पीछे बता चुके हैं। ये दूसरी अधिकारिता समझ में आया है? ये समानांतर है, क्यों? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दोनों के पास है। अब अपीलीय न्याय, अपीलीय अधिकारिता पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, चाहे उसको लास्ट में लिख दीजिए चाहे यहीं, कि अनुच्छेद 139 के तहत संसद चाहे इसकी रिट के अधिकारिता को बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकेगा, बढ़ा सकता है और रिट जारी करने की इसको अधिकार दे सकता है, ठीक। तो कौन? संसद। अनुच्छेद 139 उसको अन्य वाले में शिफ्ट करते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक। अब आते हैं अपीलीय। अपीलीय का मतलब ये हुआ कि जितने मुकदमे हैं, जैसे हाई कोर्ट का मुकदमा है, वहाँ पे कोई डिग्री हुई, आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कहाँ करोगे? सुप्रीम कोर्ट। तो भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है ये, ठीक है। ये क्या है? भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय, ठीक। ये भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय। अब इसमें 4 टाइप हैं भाई। अब यहाँ से हमको इसको मिटाना पड़ेगा। ये 4 प्रकार के होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ में नहीं आता कैसे आया है। अभी दिखा रहे हैं कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं, तो मिटा दें इसको।
ये 1 है, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, कोई दिक्कत? पहला, संवैधानिक विषयों से। से जुड़ी अपील, समझ में आया? दूसरा है सिविल मामलों से जुड़ी अपील। यहाँ से पीसीएस में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों से। आज तक हम ही काफ़ी दिन नहीं समझ पाए कि मामला क्या है। कभी वो सही हो जाता है, कभी वो सही हो जाता है। आज आपको बताते हैं काहे गलत होता है। ठीक, संवैधानिक हो गया, सिविल हो गया, आपराधिक। हम लोगों को ये जानना चाहिए क्योंकि भविष्य ज़रूरत पड़ती रहती है, हमको पता ही नहीं क्या करें। ये 4 प्रकार की अपील होती है। मामला क्या है? ये है आर्टिकल नंबर 134 ए के साथ आर्टिकल नंबर मतलब अनुच्छेद नंबर 132 को मिलाकर पढ़ने पर। ठीक है, ये है आर्टिकल नंबर 134 को के साथ आर्टिकल नंबर 133 को मिलाकर पढ़ने पर। मामला समझ में आ रहा है? ऐसे पूछता है, ये जो लाइनें लिखी हैं यही पूछता ही है। इसको इसके साथ मिलाने पर कौन सी अपील का प्रावधान है? ठीक, तो ध्यान दीजिए, कौन सी? संवैधानिक। फिर यही क्वेश्चन और पूछता है 134 के साथ 133 को मिलाकर पढ़े तब कौन सी? सिविल। लेकिन होता क्या है कि हम सब 134 देखते हैं, 133 दिखता ही नहीं, ये 132 अगवा दिखता ही नहीं। 34 देखे संवैधानिक या सिविल, जो एक दिखा मार दिए। समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर है। ठीक, समझ में आया? अब इसमें है क्या कि अगर कोई हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय ये दे दे उसकी जो निर्णय मतलब जो आर्डर होता है, डिक्री सुने होगा, डिक्री कहते हैं उसको। इसको कभी एक दिन पूछिएगा, सब शब्दों के अलग अलग अर्थ बता देंगे। आर्डर, डिक्री, अंतिम आदेश। अंतिम आदेश अगर कोई हाई कोर्ट ये सब दे रहा है और ये कह रहा है 32 के तहत आदेश दे रहा है और कह रहा है कि इसमें नीति का सारवान प्रश्न निहित है, तब अनुच्छेद 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील की जा सकती है। ठीक है, 134 के तहत अगर हाई कोर्ट प्रमाण दे दे कि इसमें नीति का सारवान प्रश्न है, तब सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील की जा सकती है। क्या समझे? हाई कोर्ट की कोई आर्डर, डिक्री, अंतिम आदेश में नीति का सारवान प्रश्न हो, संविधान संबंधित, ठीक है, विधि का या नीति का सारवान प्रश्न हो और 134 का के तहत ये हाई कोर्ट प्रमाणित कर दे, तब उसकी अपील कहाँ होगी? ये कौन सा मामला है? संवैधानिक मामला है, संवैधानिक अपील के तहत होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? हाई कोर्ट के आदेश, डिक्री, अंतिम आदेश में विधि का सारवान प्रश्न
निहित हो और अनुच्छेद 134 ए मतलब का के तहत हाई कोर्ट प्रमाणित कर दे तो कौन सी अपील होगी? संवैधानिक मामले के तहत अपील होगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती। मामला समझ में आया? अभी ये प्रश्न दिखाते हैं आपको कैसे पूछा गया है, दोनों में कन्फ्यूजन खूब करेगा। ये हो गया। अगला है अनुच्छेद 133 है ना, इसमें कहा गया है, ठीक है, इसमें यही सारी चीज़ें फिर है। हाई कोर्ट को लगे कि विधि का सारवान प्रश्न निहित है, सामान्य महत्व का है और इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए, तो इसकी अपील, हाँ, हाई कोर्ट अगर कहे तो, हाई कोर्ट कहे कि, कहे मतलब वो कहेगा नहीं, अपनी भाषा में लिख रहे हैं, कहे कि विधि का सारवान प्रश्न निहित है। ठीक, विधि का सारवान प्रश्न निहित, जो प्रश्न है, प्रश्न सामान्य महत्व का है। ठीक, और तीसरा, हाई कोर्ट को लगता है कि इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए। अब जैसे सुनिए, इसके उदाहरण मैं देता हूँ। सोशल मीडिया देख रहे हैं लोग, कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। अब इसका मुकदमा हो जाए तो हाई कोर्ट क्या कहेगा? भाई हमारे बस का तो है नहीं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अनुच्छेद 19 हमको स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आज़ादी, और ये सारवान प्रश्न है भाई कि कहाँ तक आज़ादी है। भाई आज़ादी तो है तो, लेकिन कहाँ तक, तो इसका निर्धारण कौन करे? ये हाई कोर्ट आदेश करेगा, दूसरा कैंसिल करेगा हर जगह। या इसी तरीके से थर्ड जेंडर का मामला था, थर्ड जेंडर, गे, लेबिसियन, कई प्रकार के थर्ड जेंडर होते हैं, ठीक है। या इसी तरह से वो जो शादी के पहले लिव इन रिलेशन का मामला था, तो हाई कोर्ट कैसे निर्धारित करे? हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, तो इनको क्या कहेगा? सारवान प्रश्न है भाई, आप ही निर्धारित करिए। और मामला कैसा है? सिविल मामला है, ध्यान दीजिए। कौन सा मामला है ये? सिविल मामला है, तो निर्धारण कौन करे? सुप्रीम कोर्ट। तभी अपील होगी, नहीं तो हो नहीं सकती है। मामला समझ में आया? ये 134 ए को 33 के साथ मिला के पढ़िए, और वो वाला संविधान वाला 134 को ए को 32 के साथ मिला के पढ़िए, तब वो निकलेगा। ठीक, अब आपराधिक मामलों में, ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट हैं। आपराधिक मामलों में भी 2 पार्ट हैं। फिर वही विधि का सारवान प्रश्न हो, विधि का सारवान प्रश्न हो, किसी बहुत बड़ी आशंका की, अन्याय की आशंका, गंभीर अन्याय की आशंका हो, गंभीर अन्याय की आशंका हो। अब इसमें एक पॉइंट बहुत आ रहा है, लेकिन आप लोग पूछे नहीं क्या है। ये देखिए बार बार आ रहा है, ये क्या है ना, बार बार आ रहा है। यही पूरा होने दीजिए, बताते हैं, छोड़ेंगे नहीं। लिखिए मत लिखिए, लेकिन जानिए। ठीक, इसमें क्या है कि मामला क्या है? इसमें क्या है, जो निचली हाई कोर्ट के नीचे जो अदालतें हैं उनको सत्र कहा जाता है, कल बताए थे, सत्र और अपराधी। तो यदि
सत्र न्यायालय, इसको समझ लीजिए, अगर जो सत्र न्यायालय है किसी को दोष मुक्त कर दिया, जो निचला अदालत है वो क्या कहे कि आप दोष मुक्त हैं, और हाई कोर्ट के पास वो अपील हो या हाई कोर्ट मुकदमा मंगवा ले, उत्प्रेषण द्वारा मंगवा ले और उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दे। समझ रहे हैं क्या हुआ? निचली अदालत ने क्या कहा, उनको बरी कर दिया, लेकिन वहाँ अपील हुई तो उनको मृत्युदंड दे दिया गया। तब ये किस में आ गया? ठीक है। और दूसरे में क्या हुआ, जो अधीनस्थ निचली अदालत है उससे हाई कोर्ट का मुकदमा हमारे यहाँ भेजिए और इसको मृत्युदंड दे दे व्यक्ति को। फौजदारी मामला अपराध वाले का, ध्यान दे रहे हैं, इसमें अपराध में मृत्युदंड ही होगा। तो इसमें निचली अदालत से मुकदमा मंगा के, निचली मतलब सत्र न्यायालय से मुकदमे को मंगवा कर मृत्युदंड दे दे, इसमें निचली अदालत ने बरी कर दिया है और यहाँ बुलवा के उसको मृत्युदंड दे रहे हैं। इन दोनों मामलों में यहाँ अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। मामला समझ में आ रहा है? ठीक। सत्र न्यायालय ने दोष मुक्त किया है, किंतु हाई कोर्ट ने मृत्यु दंड दे दिया हो। ठीक। अब इसमें आ जाइए, हाई कोर्ट सत्र न्यायालय से मुकदमा मंगवा मतलब वही उत्प्रेषण, ठीक है, से वाद लिखिए हैं, वाद मंगवा कर मृत्यु दंड दे दे। ठीक। तब ऐसे मामलों की अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है। अब विशेष अनुमति, ये 136 में है। विशेष अनुमति कहाँ है? 136, अनुच्छेद नंबर 136 में है। ठीक। 32 हो गया, 33 हो गया, 36 हो गया, 31 हो गया, हाँ 136 में आते हैं। ठीक है। इसमें है कि कोई भी विषय, इसके अलावा अन्य विषय जो हैं उसमें अगर अपील करना है तो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ध्यान दीजिए, एक मामला यहाँ कटेगा, कोर्ट मार्शल किसी को हुआ है सेना में, वो मुकदमा यहाँ पे नहीं हो सकता। मामला समझ में आया? तो उपर्युक्त तीनों के अतिरिक्त, ऊपर जो तीनों हैं उनके अतिरिक्त विषय से जुड़े मामले। ठीक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सेना के कोर्ट मार्शल को छोड़कर। ये समझ में आ रहा है मामला क्या बता रहे हैं? अपीलें कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की हो रही हैं। पहला है संवैधानिक अपील, 134 को 132 के साथ पढ़िए। ठीक। उसमें क्या हुआ कि अगर हाई कोर्ट बता दे किसी मामले में कि इसमें नीति का सारवान प्रश्न है और इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाना है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है? हाँ, ठीक है, वो चाहे उसका आदेश हो, डिग्री हो, कुछ भी हो, अंतिम आदेश हो, हाई कोर्ट कुछ भी। इसी तरह सिविल मामले में भी हाई कोर्ट कहे कि इसमें नीति का, विधि का सारवान प्रश्न निहित है, ठीक है, सामान्य महत्व का है, इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, वो हो गया। और आपराधिक मामलों में क्या है कि निचली अदालत से या सत्र अदालत से सत्र अदालत ने किसी को बरी कर दिया किसी वाद में और हाई कोर्ट उसको मृत्युदंड दे दे, तब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा अपील की जा सकती है। या सत्र अदालत से किसी मुकदमे को मंगवा कर हाई कोर्ट उसको मृत्युदंड दे दे, तब वो उसका
अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे विशेष अनुमति की अपीलें, अन्य अपीलें हैं। तो जैसे कुछ मुकदमे होते रहते हैं नौकरियों से, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, वो सारे अन्य विषय जितने हैं उसके तहत, इसके तहत मुकदमे होंगे। हाँ, उसमें कोर्ट मार्शल शामिल नहीं होगा। इतना मामला समझ में आ गया? इसको मिटा दें इधर। ठीक, अब वही एक शब्द आपका परेशान कर रहा है, विधि का सारवान। ये भैया पूछा उछा कभी जाएगा नहीं। ये 1-2 लाइन पूछी जाएगी, ये भी नहीं पूछा जाएगा। बड़ी परीक्षाओं में पूछ लें अलग चीज़ है, छोटी नहीं। छोटी मतलब पीसीएस तक के स्तर पे ये नहीं पूछा, यही पूछा जाएगा। ये 2 लाइनें, ठीक है, ये और ये अनुमति। अभी इसमें कई प्रकार की याचिका होती है, अभी उसको लास्ट में दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन जानिए विधि का सारवान प्रश्न है क्या। ठीक, पहला, ऐसा मुकदमा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसके पहले कभी निर्णय न दिया हो। ऐसा कोई मुकदमा हो गया है इसके पहले ऐसा मुकदमा हुआ ही नहीं, पहली बार हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का सीधा उस पर कोई निर्णय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया है, वो क्या है? विधि का सारवान प्रश्न है। जैसे टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी तो उससे संबंधित संविधान में कोई वो नहीं है ना। अब विभिन्न टेक्नोलॉजी के तहत विभिन्न फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके मुकदमे कैसे होंगे? नहीं, वो तो कहीं लिखा नहीं। ये विधि का सारवान प्रश्न हो गया। पहला समझ में आया? तो कोई स्पष्ट निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर न दिया हो वो क्या हो गया? विधि का सारवान प्रश्न हो गया। दूसरा, कोई ऐसा प्रश्न है, ऐसा मुकदमा है, वो कई हाई कोर्ट में चल रहा है, असम में विवाद है, कोई दूसरा निर्णय दे रहा है, कोई दूसरा दे रहा है, कोई दूसरा दे रहा है, कोई तीसरा दे रहा है, विभिन्न हाई कोर्ट अलग अलग निर्णय दे रहे हैं। ठीक, तो इसकी अपील कहाँ होगी? ये क्या हो गया? विधि का सारवान प्रश्न। समझ में आ रहा है? किसी एक मुद्दे पर अन्य अलग अलग हाई कोर्टों में मतभेद हो जाए, मतभेद कहोगे, विवाद नहीं, ठीक, मतभेद हो जाए तो उसको क्या कहोगे? विधि का सारवान प्रश्न है। भाई निर्णय कौन करेगा? फिर सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उसके निर्णय को बदल दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसको पलटा नहीं। दो चीज़ें होती हैं। जैसे हाई कोर्ट कोई निर्णय दिया, मुकदमा गया सुप्रीम कोर्ट, तो एक सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे पर अपना निर्णय देता है और इस हाई कोर्ट के निर्णय को पलट देता है, ख़त्म कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अपना निर्णय दे दिया, इसके निर्णय को ख़त्म नहीं किया। ये भी नीति का सारवान प्रश्न है कि भाई जब फिर वैसा कभी मुकदमा आएगा तो सुप्रीम कोर्ट को माने, हाई कोर्ट को माने? भाई अगर इसको पलट दिया होता, कैंसिल कर दिया होता, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता, मामला यहाँ फिर फंस गया। ये कैसा हो गया? सारवान प्रश्न हो गया, ठीक है। और संविधान में ऐसी कोई विशिष्ट व्याख्या ना हो किसी मुद्दे की, विषय की, उसको भी नीति का सारवान प्रश्न कहा जाएगा। ये 4 पॉइंट होते हैं जिसको नीति का सारवान प्रश्न कहोगे, ठीक। तो ये पूछा उछा जाता नहीं, लेकिन कहिए तो नोट कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। पूछा कभी नहीं जाता, लेकिन जानते रहिए, हम जानने के लिए बता रहे हैं, ठीक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय ना दिया गया हो, ठीक। दूसरा, किसी विषय पर विभिन्न हाई कोर्ट में मतभेद हो गया हो, ठीक, मतभेद हो गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के विरुद्ध निर्णय दिया हो, किंतु हाई कोर्ट के निर्णय को पलटा ना हो, ठीक है। और अंतिम है, संविधान में किसी
विषय का उपबंध ना हो। ठीक, ये चार चीज़ें किस में आएंगी? विधि की विधि का सारवान प्रश्न। ये बार बार आ रहा था तो हम बता दिए। इसके बाद ये कौन सी थी? अपीलीय अधिकारिता। चार टाइप की हो गई, चारों समझ में आ गई। अगला कौन सा था? सलाहकारी अधिकारिता। ये है 143। ठीक है, ये क्या है इसको समझिए, जानते हैं। यदि राष्ट्रपति जो होता है, अगर राष्ट्रपति को ये एहसास हो जाए कोई ऐसा प्रश्न उठ गया है जो लोक महत्व का है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, कोई महत्व का है और मतलब विधि कानून से संबंधित कोई तथ्य या विषय आ गया है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करे? सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा, सलाह मांगेगा। ठीक है, जैसे अभी तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु, राज्यपाल बनाम तमिलनाडु सरकार का मुकदमा हुआ। उसमें क्या हुआ कि जो विधेयक पास हो रहे थे राज्यपाल उसको रोक के रख रहे थे, उसमें समय निर्धारित है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने समय निर्धारित कर दिया 3-3 महीने में आपको उस पर निर्णय लेना है। तो वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू ने 14 प्रश्न पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप हमको इस पर सलाह दीजिए। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर राष्ट्रपति को किसी विधि या तथ्य से संबंधित कोई प्रश्न मिले जो लोगों की महत्व का लगे तो उस पर वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह मांग सकता है। पहला पॉइंट समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये कैसा है? कानून से संबंधित विधि का है। इसमें सोचिए एक न्यायाधीश सलाह देगा नहीं, 5 न्यायाधीशों की कमेटी बनेगी, उसको संवैधानिक पीठ कहा जाता है। 5 न्यायाधीशों की पीठ को क्या कहते हैं? संवैधानिक। 5 से कम है तो उसको संवैधानिक, सुने होंगे आप मुकदमे में कहते हैं संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है, तो संविधि से संबंधित मामला है, कितने? 5 न्यायाधीश उस पर सलाह देंगे। अब यहाँ फिर मामला है, जरूरी नहीं न्यायाधीश सलाह दें, स्वतंत्र है, स्वविवेक है, जरूरी नहीं सलाह दें। और अगर मान लीजिए उन्होंने सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति जरूरी नहीं उसको माने। मामला समझ में आ रहा है? इसका उदाहरण देख लीजिए। तो राम मंदिर विवाद पे एक बार राष्ट्रपति ने मांगा था तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। ठीक, मामला समझ में आ गया? तो इस पे लिख लें। तो यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न पैदा हो गया है जो लोक महत्व का है। ठीक, तब राष्ट्रपति किससे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह मांग सकता, सलाह या परामर्श। तब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के से सलाह मांग, सुप्रीम कोर्ट कहिए सीधा, न्यायाधीश नहीं, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। ठीक, अब जरूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे और जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति उसको माने, दोनों के पास स्वविवेक का निर्णय है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट सलाह, परामर्श माने सलाह होता है, देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ना, सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं सलाह दे
और अगर दे रहा है तो राष्ट्रपति जरूरी नहीं मांग ले। हो गया इतना। ठीक है, तो ये संवैधानिक पीठ का मामला है तो कम से कम 5 संवैधानिक पीठ, इसको फुल बेंच कहते हो। सुनिएगा, मुकदमा में कम से कम 5 न्यायाधीश तथा अन्य मामलों में 3 न्यायाधीश की पीठ होती है। आपने देखा होगा सिंगल बेंच, डबल बेंच, तब ऐसे बढ़ता है ना मुकदमा, तो वही है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं सब किस में होती हैं? अंग्रेजी में होती है। ये अनुच्छेद 348 में लिखा है। एक और आर्टिकल 348 तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होती है, लेकिन अब इसमें परिवर्तन हो रहा है। हाँ, अब अन्य विषयों में, अन्य भाषाओं में भी इसके निर्णय और आदेश मिलने शुरू हो गए हैं। हो गया इतना? मामला समझ में आ रहा है? अगला है, अगला कौन सा है? ये कौन सा था? सलाहकारी। अगला होगा अभिलेखीय। अगला क्या है? हाँ, अभिलेखीय विशेषाधिकार। अभिलेख जानते हो? 129 में है। हाँ, अब जाइए तहसील में लिखा रहता है अभिलेखागार। तहसील के जितने भी पुराने कागजात होते हैं जहाँ रखे जाते हैं उसका अभिलेखागार कहते हैं। समझ में आया? अभिलेखीय का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, आदेश हैं, सब संरक्षित लिखित रूप में, अस्थायी रूप में, अस्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं। मामला समझ में आया? ताकि निचले न्यायालय या अन्य न्यायालय से निर्णय देने में इसको सलाह ले सकें या इसको देख सकें, इसी के अनुरूप निर्णय दें। समझ में आई? ये हो गया। और अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को कोई अवहेलना या अवमानना करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट सजा भी दे सकता है। ये इसका मतलब हुआ। हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है, तथा अपनी अवमानना हेतु दंड दे सकता है। ठीक। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, निर्देश, डिक्री, पंचाट, ठीक, आदेश, निर्देश, निर्णय अस्थाई स्मृति, इसको मतलब या तो कहीं लिख के या सेव करके रख लिया जाता है, स्मृति में रखे जाते हैं। ठीक, अस्थाई स्मृति में रखे जाते हैं। ताकि अधीनस्थ न्यायालय पूर्व
उदाहरण के रूप में देख सकें। इसका मतलब ये हुआ, आपने ये अवमानना वाला ध्यान दीजिएगा। तो अनुच्छेद 121 के तहत संसद में भी इनके निर्णयों की चर्चा नहीं हो सकती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अभिलेखीय न्यायालय के तहत अनुच्छेद 121 तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश, निर्देश, कार्यवाहियों की चर्चा संसद में नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ये हो गया अभिलेखीय न्यायालय। ठीक, अगला है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति, ये है अनुच्छेद 32। कहाँ से आता है? 13 से। अनुच्छेद 13 में मुकदमा बताए थे आपको। अनुच्छेद 13 है, 32 है, 136, 143, 145, 226, 246, 372, इतने अनुच्छेदों के तहत इनको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। अब न्यायिक पुनरावलोकन है क्या? ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन है क्या? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है विधायिका या कार्यपालिका द्वारा जारी किए, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश कहीं विधि विरुद्ध तो नहीं है। न्यायालय इसकी जांच करता है, अगर वो संविधान के विरुद्ध हैं तो उनको निरस्त कर देता है या रद्द घोषित करता है। इसी को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। ये शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो इन अनुच्छेदों से प्राप्त होती है। न्यायिक पुनरावलोकन का मामला पीछे हम मुकदमे में दिखा चुके हैं, वहाँ देखिए। तो सबसे पहले अनुसूची 9 लाई गई कि उसमें जो भी विषय डाल देंगे उसका न्यायालय परीक्षण नहीं कर पाएगा। तो फिर न्यायालय ने फिर आदेश दिया कि नहीं, परीक्षण कर सकते हैं, है ना। तो संसद और सुप्रीम कोर्ट में इन बातों को लेकर कुछ विवाद बने रहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानून या कार्यपालिका के आदेश अगर संविधान विरुद्ध हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। यही मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना भी न्यायिक पुनरावलोकन है और ये मूल ढांचा के अंतर्गत आता है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक, तो विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश यदि संविधान विरुद्ध हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर देगा। ठीक, यही न्यायिक पुनरावलोकन है। ठीक है, ये सब मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। हो गया इतना। अब आया अन्य शक्तियां। मिटाएं इसको। अन्य शक्तियों में अब वही है कि अनुच्छेद 121, जो अनुच्छेद बीच बीच में बचे हैं उन्हीं को जानना है हमारे लिए क्या है। ठीक, तो यहाँ शुरू करते हैं अन्य शक्तियाँ, वहाँ तक चलेंगे। अन्य शक्तियाँ, ठीक है। 137 तो 137 सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट होता है अपने ही आदेश
या अपने ही निर्णय को फिर से सुनवाई कर सकता है, क्योंकि उससे भी गलती हो सकती है। अपने ही आदेशों की फिर से सुनवाई करना और अपने ही निर्णय को बदलना, ये सब क्या कहलाएगा? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो अनुच्छेद 137 यही कहता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का स्वयं के निर्णयों पर, ठीक, निर्णयों या आदेशों पर पुनर्विचार करना, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, पुनर्विचार याचिका 30 दिन के भीतर दायर हो जानी चाहिए। यहाँ एक शब्द और जोड़िएगा, निर्णय के नहीं, यहाँ नहीं, पुनर्विचार याचिका यहाँ निर्णय के 30 दिन के भीतर जारी हो जानी चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, वो गड़बड़ हो गया है, तो वो अपने निर्णय की कोई कहे ये गड़बड़ हो गया है, पुनर्विचार करिए, तो न्यायालय अपना पुनर्विचार कर सकता है। लेकिन मान लीजिए पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई, ठीक, तो एक तीसरी याचिका होती है, उसको कहते हैं क्यूरेटिव याचिका या उपचारात्मक याचिका। इसका बड़ा अच्छा मुद्दा है, हम लोग इसको देखे हैं। ठीक है, तो एक और याचिका होती है, कौन सी? उपचारात्मक या क्यूरेटिव याचिका। ठीक, इसमें क्या होता है, पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद पीड़ित पक्ष द्वारा गंभीर आधार पर दायर की जाती है। ठीक, और 3 न्यायाधीश सुनवाई करते हैं। वो संवैधानिक पीठ की जरूरत है नहीं, 3 न्यायाधीश इसकी सुनवाई करेंगे। इसको भी बताते हैं, बढ़िया मामला है ये क्यूरेटिव वाला। ठीक, एक 139 बताएं कि रिट याचिका का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का संसद बढ़ा सकती है ना। 139 संसद सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता को बढ़ा सकती है। 39 का में आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों से वाद मंगवा सकती है जब उसमें विधि का सारवान प्रश्न निहित हो।
ठीक, ये कौन सा था, अनुच्छेद 139 का। ठीक, 141 कहता है, अनुच्छेद 141 कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून घोषित कर दिया वो भारत में जितने न्यायालय हैं सबके ऊपर लागू होंगे, अनिवार्य हैं, आबद्ध कर होंगे। ठीक, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्णय सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होंगे, मतलब अनिवार्य रूप से लागू होंगे। कौन कह रहा है, अनुच्छेद 141। ठीक, 142 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर सकता है। अनुच्छेद 142 कह रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मामला बहुत पेचीदा है, इसको पूर्ण न्याय करना है हमको, तो वो कुछ अलग कर सकता है जो सबकी सोच से अलग हो सकता है। उदाहरण समझिए, राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पास बहुत खतरनाक मुद्दा था, धार्मिक और बहुत संवेदनशील मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि राम जन्मभूमि को हिंदू वर्ग को दे दिया और उसके एवज में कुछ ज़मीन मुस्लिम वर्ग को किसी दूसरी जगह दे दिया। ये अनुच्छेद 142 के तहत ही निर्णय हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने उससे हट के निर्णय दिया। ये किसके तहत हुआ, अनुच्छेद 142 तहत। अगर ये ना होता सुप्रीम कोर्ट ऐसा ना कर पाता। 142 समझ में आया? ठीक है। और इसी में 142 में है कि सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर ट्रांसफ़र कर सकता है। ये अनुच्छेद 142 दो अधिकार देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। पहला, कुछ विशेष निर्णय देने के लिए जिससे जो बहुत संवेदनशील मुद्दे होते हैं, और दूसरा क्या है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मुकदमे को स्थानांतरित करने के लिए ये काम कर सकता है। ठीक है, ये कौन सा हुआ, 142। ठीक, तो अन्य शक्तियाँ हम कल पढ़ेंगे, कल से अन्य शक्तियाँ पढ़ेंगे।